बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट फॉर अपलोडिंग वीडियो वेरी लेट। बहुत बिजी स्केड्यूल था, बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो सका। अब टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात आपके साथ शेयर करती जाऊँ। एक बहुत डीप सेंटेंस मैंने पढ़ा और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सेंटेंस था, जी क्या अभी वक्त नहीं आया अल्लाह को राज़ी करने का। और हम अक्सर यही सोचते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, एंड वी स्टिल वेस्टिंग मेनी आवर्स ऑफ आवर लाइफ, मेनी सेकेंड्स ऑफ आवर लाइफ। और हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो हम यंग हैं, अभी हमने बूढ़े होना है, उसके बाद हमने मरना है। तो अगर हम सीरियस होकर सोचें ना, हमारे पास एक सेकंड का वक्त भी नहीं है। तो हम जिस टाइम हैं, हम प्रेजेंस में हैं, जो भी टाइम है, जो भी डेट है, यही वक्त है अल्लाह को राज़ी करने का। सारी स्टडी हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो बेस है मुसलमानों की, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। सो अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडेज टॉपिक इज क्रिप्स मिशन 1942। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रिप्स कौन था। क्रिप्स था जी एक पर्सन जिसका पूरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये एक लॉयर था, एक पॉलिटिशियन था, और इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर भी था। अब टॉपिक का नाम है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स का तो आइडिया हो गया है। अब मिशन का नाम होता है ग्रुप ऑफ पीपल। इट्स मीन कि क्रिप्स के साथ कुछ लोग भी आए थे, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड। 1942 ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी। ब्रिटिश बहुत मुश्किल में थे, ब्रिटिश को सपोर्ट की ज़रूरत थी। ये वो वक्त था जब जापानी इंडिया के बहुत करीब आ चुके थे। जापानी उस टाइम ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पूरा फोकस किस पे था? जापानियों पे था, कि कहीं वो इंडिया में एंटर ना हो जाएं। दूसरी तरफ इंडिया के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। क्यों ठीक नहीं थे? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या डिमांड करी थी? एक सेपरेट होमलैंड डिमांड करी थी। कांग्रेस क्या डिमांड करी थी? कांग्रेस चाहती थी कि भाई पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में यूनिटी रहे और उनकी हुकूमत हो। और जो ब्रिटिश थे वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो बैलेंस पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन ये वो टाइम था जब ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। किसकी? इंडियंस की। अब ब्रिटिश चाहते थे कि जैसा वो चाहते हैं वैसा एक बैलेंस फिलहाल आर्जी तौर पर मेंटेन हो जाए। कहाँ पे? इंडिया में, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म नहीं होती। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम देख लेंगे हमने क्या करना है। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिश को हर हाल में इंडिया में सुकून चाहिए था। सुकून हासिल करने के लिए अपने कुछ प्रपोजल्स क्रिप्स मिशन के थ्रू भिजवाए गए इंडिया में। वो प्रपोजल्स कौन से थे वो देखते हैं। नाउ व्हाट आर दी प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन के क्या क्या प्रपोजल्स थे? सबसे पहली बात, जो प्रपोजल थे वो मुस्लिम लीग के लिए एंड एज वेल एज कांग्रेस दोनों के लिए ही थे। सबसे पहला प्रपोजल क्या था? स्टेटस डोमिनियन। स्टेटस डोमिनियन का मतलब होता है कि सेमी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। मतलब कि फ़र्ज़ करें कि 100% रूल्स इनमें से 50% जो रूल्स की जो अथॉरिटी है वो दे दी जाएगी इंडियंस को, और जो 50% अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश अपने पास रखेंगे। क्रिप्स जब इंडिया में आया, उसने आकर एक स्पीच की। उसने कहा कि भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगी हम आपको आज़ादी दे देंगे। ये वो बात थी जो आज तक किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल ने नहीं की थी, लेकिन क्रिप्स ने 1942 में ये बात की। फिर उसने कहा कि इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असेंबली, एक असेंबली बनाई जाएगी। इस असेंबली में इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इंडियंस जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वही इस असेंबली का आइन बनाएंगे, मींस कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तो जो ब्रिटिश होंगे वो इंडियंस के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किसको इम्प्लीमेंट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आइन इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी देन वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद हम आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर दे देंगे। लेकिन जब तक वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म नहीं होती, इंडिया के डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है जी? ब्रिटिश की है। अब रिस्पॉन्स क्या था?
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या रिस्पॉन्स था, इसके अलावा कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था। कांग्रेस ने फ़ौरन इसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस कह रहा था कि आप वर्ल्ड वॉर 2 में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो, आप इतनी ही डेमोक्रेटिक हो तो हमें अभी आज़ादी दो, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन ये जो आप बात करें ना कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद आपको आज़ादी देंगे, ये तो ना मानने वाली बात है, क्योंकि जब आपको हमारी ज़रूरत नहीं होगी तो आप हमारी बात कैसे मानेंगे। अब कायदे आज़म का क्या रिस्पॉन्स था। कायदे आज़म एक स्टेटमेंट थे, कायदे आज़म को समझना सबके बस की बात नहीं थी। कायदे आज़म फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सॉफ्ट अप्रोच रखते थे, लेकिन इस टाइम जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी 1942 में, वो डिमांड करी थी कि भाई हमारा अलग से होमलैंड हो। वो चाहती ही नहीं थी कि ऐसी कोई असम्बली बने, तो कायदे आज़म ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरे कुछ पॉइंट्स देखते हैं इस प्रपोजल के, उसके बाद दोबारा से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिजेक्शन की क्रिप्स मिशन की और फिर किस तरह क्रिप्स वापस चला गया। नंबर 3, ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड अवॉइड टू इंटरफेयर इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया के हैं उनमें मदाखलत ना करे। ये कौन कह रहा है, क्रिप्स कह रहा है। देन उसने कहा कि प्रोविंसेस वुड रिजेक्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोविंसेस होंगी वो इतनी इंडिपेंडेंट होंगी कि उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो आइन को रिजेक्ट कर सकती हैं। देन उसने कहा कि प्रोविंसेस कुड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस। जो प्रोविंसेस हैं उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलेगा। देन नंबर 6 उसने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरी की पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योरिटी देने का मतलब ये होता है कि उनके पॉलिटिकल, उनके सोशल, उनके इकोनॉमिक, उनके रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। अब इन पॉइंट्स को देख के लगता है कि ब्रिटिश बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे थे। ये एक चाल थी कि जो इंडियंस हैं वो हमारे साथ मिलके इस टाइम हमें सपोर्ट दे दें, बाद की बात में देखी जाएगी, और ऐसा ही था। क्रिप्स मिशन की स्पीच के बाद क्या रिस्पॉन्स आया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, वो देखते हैं। रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये जो प्रपोजल आया था, जो क्रिप्स मिशन लेकर आया था, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, जो साफ साफ क्लियरली नज़र आ रहा था। दैट्स वाई मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। मुस्लिम लीग ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, इस बात को ज़रा गौर से आपने सुनना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस टाइम क्या डिमांड करी है, एक सेपरेट होमलैंड। फ्रीडम मूवमेंट में इनकी अप्रोच क्या थी, सॉफ्ट थी, लेकिन अभी जो इनके पॉलिटिकल राइट्स हैं वो इतने कोऑपरेटिव नहीं हैं। जिन्ना ने सोचा कि इस प्रपोजल में एक असम्बली की बात हो रही है और उस असम्बली में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है। अब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी किसकी होगी, कांग्रेस की होगी। इसका मतलब है कि चलनी भी किसकी है, कांग्रेस की चलनी है। तो मुसलमान कहाँ गए, फारिग हो गए। तो जिन्ना ने क्रिप्स मिशन को कहा कि ये जो आप प्रपोजल लेकर आए हैं ये तो एक टाइम गेनिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ हमें एक लालच दे रहे हैं, आपने करना हमारे हक में कुछ भी नहीं है। और जो कांग्रेस थी वो भी बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी ये। अब जब दोनों पार्टीज़ ने रिजेक्ट कर दिया तो एक दफ़ा तो ब्रिटिश हिल गए। ब्रिटिश ने कहा भाई इनकी इतनी ज़रूरत कि अब ये हमारे प्रपोजल को इस तरह से ठुकरा देंगे, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे। एंड कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने स्टार्ट की, मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कांग्रेस ने जो मूवमेंट स्टार्ट की उसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अग्रेसिव मूवमेंट थी। और मुस्लिम लीग ने जो मूवमेंट स्टार्ट की उसका नाम था डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी सम काइंड ऑफ अग्रेसिव थी, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए मुसलमानों ने मूवमेंट स्टार्ट की थी। अब 1942 में जब दोनों पार्टीज़ ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया तो क्रिप्स मिशन 1942 में ही वापस चला गया। अब हम बात करते हैं 1944 की। 1944 में अब एक ऐसा वक्त आया जब ब्रिटिश जंग जीतने लग पड़े। ब्रिटिश यूरोप में उतर गए और नज़र आ रहा था कि अब ब्रिटिश जंग जीत जाएंगे। सो 1945 तक क्या हुआ कि एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गई। क्या हुआ कि पूरा का पूरा वक्त, पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो था वो चेंज हो गया। पहले ब्रिटिश
पॉलिटिकल पार्टीज़ की मिन्नतें कर रहे थे कि आप लोग हमारे प्रपोजल्स को मान लो, ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। अब जब ब्रिटिश को इंडियंस की ज़रूरत नहीं है तो अब उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। अब गांधी ने ब्रिटिश से कहा कि आप एक दफ़ा हमारी बात सुने, लेकिन ब्रिटिश ने क्या जवाब दिया कि अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले। अब गांधी को लगा कि अब इंटरेक्शन करनी पड़ेगी किसके साथ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ और लियाकत अली ख़ान के साथ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में लियाकत अली ख़ान का क्या रोल है वो अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी। भी सिर्फ इतना याद रहे कि गांधी ने अब किसके साथ इंटरेक्शन करनी है, कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान के साथ। गांधी ने क्या किया जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को एक ख़त लिखा कि हम बैठते हैं, हम सोचते हैं कि इंडिया का मुस्तकबिल क्या होगा। अब बहुत से जो लोग हैं जो हिस्ट्री को समझते हैं वो कहते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो ख़त गांधी ने कायद आज़म को लिखा ये गांधी की सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे कि इसमें कायद आज़म स्मार्टली प्ले कर सकते थे। कायद आज़म ये कह सकते थे कि गांधी ने मुझे प्रेशराइज़ किया, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अगर वो ऐसे कहते तो बहुत से मुसलमान कायद आज़म के ख़िलाफ़ हो जाते, और अगर कायद आज़म ये कहते कि गांधी ने मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया लेकिन उसके बावजूद मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो इस तरह कायद आज़म को बहुत सपोर्ट मिलनी थी। इवन कि इंडिया में जो छोटे छोटे मुसलमानों के ग्रुप्स बने हुए थे वो भी सारे कायद आज़म के साथ खड़े हो जाने थे, उनकी सपोर्ट भी कायद आज़म को मिल जानी थी। तो कायद आज़म ने ऐसा ही किया। कायद आज़म ने यही कहा कि गांधी ने मुझे प्रेशराइज़ किया बट मैंने गांधी की बात नहीं मानी। लेकिन कायद आज़म ने ये डायरेक्टली नहीं कहा, कायद आज़म ने बहुत लॉजिकली कहा। अब ये वो पॉइंट था जब लॉर्ड माउंटबेटन कायद आज़म को बहुत तंग करता था, बहुत ज़्यादा। के कायद आज़म जब लॉर्ड माउंटबेटन के सामने जाते थे तो वो जिच हो जाता था और वो कहता था कि भाई कायद आज़म को मुझसे दूर ले जाओ। क्यों? क्योंकि कायद आज़म हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर रहकर बात करते थे। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगी और वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद कुछ इस तरह की खबरें सुनाई देने लग पड़ी कि ब्रिटिश डिसाइड कर चुके हैं कि वो इंडिया को छोड़ देगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कोल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिश ने ये सोचा कि अब हम इंडिया को छोड़ देते हैं, यहाँ से चल जाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अमेरिकन ने ब्रिटिश को फोर्स किया कि आप इंडिया को छोड़ दो। नाउ इन नवंबर 1945 ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया को छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे करवाएंगे इलेक्शंस। और जिस तरह पहले मैंने आपको कुछ वीडियोस में 1919, 1935 के इलेक्शंस में आपको मैंने ये बताया था कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, देन डिसाइड होता है कि कितनी सीट्स किसको मिलती हैं। आज भी अगर हम पाकिस्तान को देखें तो सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं और प्रोविजनल लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं। सो 1945 में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में ये डिसाइड हुआ कि सेंट्रल लेवल पे तकरीबन 30 सीटें दी जाएंगी मुसलमानों को। ठीक है, अब इन इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ये प्रूव करना था दैट दे आर रियल एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस। अब इलेक्शन हुआ और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो 30 मुसलमानों की सीटें थीं वो किसने जीत ली? सारी की सारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीत ली। अगर 30 में से 15 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती तो ब्रिटिश ने कहना था कि भाई यू आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस। लेकिन फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 30 की 30 सीटें जीत लीं। अब ब्रिटिश ने कहा और कांग्रेस ने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आपने सेंट्रल लेवल पे 30 सीटें ले ली हैं। बड़ी बात तब होगी जब आप प्रोविंशियल लेवल पे 20 सीटें जीतेंगे। ये भी एक टारगेट था जो अचीव करना था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे जब इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ। अब इंडिया में तकरीबन 11 प्रोविंसेस थे। इट्स मीन 11 सूबों में ही इलेक्शंस होने थे। ये हिस्ट्री के बहुत बड़े इलेक्शंस थे। ठीक है, आज भी इतने बड़े इलेक्शंस नहीं होते कि सारे सूबों में एक ही वक्त में इलेक्शंस हो, आज भी ऐसा नहीं होता। सो 1946 फरवरी तक ये इलेक्शंस चलते रहे। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं।
1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मुसलमानों के लिए कितनी सीट रखी गई थी प्रोविंशियल लेवल पे? 482, जिसमें से 108 किसने जीती थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, मतलब कि 25% सीट्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती थी। लेकिन अब जो प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन होंगे 1946 में, इसमें मुसलमानों के लिए सीट्स कितनी है? 496, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 445, मतलब कि 80%। ये एक बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए कि मुसलमान किस तरह जीत गए। इससे पहले क्या होता रहता था कि जो मुसलमानों की सीटें थी उस पर भी कांग्रेस आ जाती थी जीत कर, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, ग्रेट विक्ट्री फॉर मुस्लिम्स। और एक तरह से सबको ये मानना पड़ा कि हाँ भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडियंस के। और यहाँ पे एक बात और होगी जो सबके जहनों में इस टाइम सवाल चल रहा होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फोरम से ही पाकिस्तान बनना है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। 1946 तक इंडिया में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे तमाम इलेक्शंस होकर ख़त्म हो गए, सीट्स डिसाइड हो गई। अब ब्रिटिश लेकर आए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी आपको समझाना शुरू हो जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके कमेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ आप एक सीक्वेंस से नहीं लेके चल रही हैं। देखिए, आप मेरे चैनल की पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ एक सीक्वेंस से मैं लेकर चल रही हूँ। आप जब वीडियो को रेंडमली पिक करते हैं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर इंस्टेड ऑफ दैट प्लेलिस्ट देखने के बावजूद आपको लग रहा है कि मैं एक सीक्वेंस से नहीं चल रही, मैं लियाकत अली खान, मौलाना शिबली नमानी और इस तरह के बहुत से और लीडर्स को डिस्कस नहीं किया। मैं उन सबको डिस्कस करूंगी, बट अभी सिर्फ इलेक्शन की बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे 10 से 12 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। So this is all about CRIPS mission. If you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then, stay tuned and अल्लाह हाफिज़।